Good morning, students. Today we are starting chapter 12, India's cultural contact with the outside world from 132 AD to 712 AD तक. ठीक है. इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमको क्या पढ़ना है ना. इंडिया के कॉन्टैक्ट बाहरी देशों के साथ कैसे रहे हैं, ठीक है, एंशियंट पीरियड से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि इंडिया और जावा का क्या रिलेशन रहा, उनके साथ कांटेक्ट कैसे हुआ, इंडिया और बर्मा के बारे में, इंडिया और कंबोडिया के रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया और चंपा के कॉन्टैक्ट्स के बारे में, इंडिया और बोर्नियो, इंडिया विद श्रीलंका एंड इंडिया विद बाली, इंडिया एंड अरब, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया. तो इन जो आउटसाइड वर्ल्ड था, इंडिया के बाहर के जितने भी देश थे, उनके साथ इंडिया का कैसा कांटेक्ट रहा है और किस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं, कल्चर का, दोनों देशों के कल्चर का जो आदान प्रदान था वो कैसे हुआ, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में. ठीक है. एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया की बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी. इसका जो कल्चर था इंडिया का, इसका जो सिविलाइजेशन था, वो दूसरे नेशन से काफ़ी अलग था, है ना. इंडिया के ट्रेड रिलेशन भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ थे एंशिएंट टाइम से ही, है ना. उनमें से जो एक फेमस ट्रेड रूट था जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, जो चाइना को जाता था, वहाँ पर शिप्स में भर के वैल्यूएबल इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे इंडियन पोर्ट से जाते थे और दूसरी ओवरसीज़ जितनी भी कंट्रीज़ होती थी उनके साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा होता था. इंडिया हमेशा से कल्चरल लीडर रहा है वर्ल्ड के लिए, और जितने भी एंशिएंट रिलीजन थे जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सभी धर्मों का ओरिजिन लैंड रहा है इंडिया. रिलीजियस प्रीचर्स और मिशनरीज इंडिया से गए हैं दूर के देशों में, और वहाँ पर उन्होंने अपना फेथ स्प्रेड किया. इंडियंस ने अपना रिलीजियस और सिविलाइजेशन जो है ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, चाइना, ग्रीस, बेबीलोनिया और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में स्प्रेड किया. कुछ एडवेंचरस इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कॉलोनीज़ भी सेटअप की थी. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे थे. साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ आती थी उनके साथ भारत के कॉन्टैक्ट कैसे हुए और कल्चरल उनका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ. ठीक है. साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश ऐसे थे जो इंडियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में थे, जहाँ पर भारत की संस्कृति का बहुत प्रभाव था. इवेंचुअली ये जो कंट्रीज़ थी उन्हें ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता था. संस्कृत और पाली मेन लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर कंटिन्यू रहा कई सालों तक. संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए पाए गए हैं बोर्नियो के आइलैंड पर, जो ईस्ट में है इंडिया के. बाली आइलैंड के टेम्पल्स, जिनमें ज़्यादातर हिंदी रिलीजियस बुक के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उन बाली आइलैंड के टेम्पल्स पर. और जावा में रामायण आज भी सबसे पॉपुलर एपिक है, और इंडोनेशिया में रामायण के बैलेट छपते हैं, और रामलीला यहाँ पर स्टेज में होती है हर साल, है ना. लोकल, हालांकि यहाँ पर जो ओरिजिनल स्टोरी है रामायण की उसमें थोड़ा सा लोकल वेरिएशन आ गया है, लेकिन बेसिकली वो रामायण ही परफॉर्म करते हैं, है ना. तो इस तरह से जो स्टोरीज़ हैं रामायण और महाभारत की, इंडोनेशिया में इनका मिंगल देखने को मिलता है. ठीक है. जो अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट रहे हैं ग्रेटर इंडिया के साथ हमारे देश के कंट्रीज़, जो ग्रेटर इंडिया है उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है. पहला है सुवर्णद्वीप, जो आज के समय पर मलाया है. चंपा, जो आज का वियतनाम है. कंबोजा, जो आज के समय का कंबोडिया है. यावा द्वीप, जो आज जावा है. सुवर्ण भूमि, जो आज म्यांमार है. ठीक है. ये ग्रेटर इंडियन जो है कंट्रीज़ कहलाते थे. अंकोर वट टेम्पल, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, ये इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, और कंबोडिया के साथ जो इंडिया के कल्चरल इंटरेक्शन रहे हैं उसका ये रिजल्ट है ना. जो इंडियन भारतीयों का सेटअप रहा यहाँ पर, कई इंडियन रूलर्स ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ भी इन कंट्रीज़ में सेटअप की थी. साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में ये जो कंट्रीज़ थी वो स्पाइसेस और मिनरल्स में बहुत रिच होती थी. तो ये रीजन जो है इसे सुवर्ण भूमि या फिर लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था.
इंडियन ट्रेडर्स कलिंग से, सौराष्ट्र से, बंगाल से, तमिलनाडु से और भी दूसरे प्लेसेस से स्पाइसेस और मिनरल्स परचेज करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, और इसे वेस्ट में जाकर के हाई प्रॉफिट पर बेचा करते थे। कुछ एडवेंचरस मर्चेंट्स जो थे इंडिया से, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के देशों में अपने मैरिटल रिलेशन भी बनाए, नोबल फैमिलीज़ में उन्होंने शादियां भी की। एशियन कंट्रीज़ में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में उन्होंने अपने मैरिटल रिलेशन बनाया और वहाँ पर सेटल भी हो गए। इस तरीके से इंडियन कॉलोनीज़ भी इस रीजन में डेवलप हुई। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंडिया और जावा के कांटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जावा का कांटेक्ट, जावा के साथ इंडिया का जो कांटेक्ट था वो हिंदू किंग जिसका नाम देव बर्मन था 132 एडी में, उसके साथ जो है उनका रिलेशन हुआ। देव बर्मन ने यहाँ पर अपना हिंदू राज्य स्टैब्लिश किया था 132 एडी में। फाहियान जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसने 414 एडी में जावा को विज़िट किया था और उसने वहाँ पर हिंदू रिलीजन को पाया। उसने देखा वहाँ कि वहाँ पर हिंदू धर्म बहुत फ्लॉरिश है। फाहियान के अकॉर्डिंग जो राजा होते थे वो अपने प्रजा की बहुत रक्षा करते थे और हिंदू रिलीजन के फॉलोअर थे। वो हिंदू देवी देवता की पूजा किया करते थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव की पूजा वहाँ पर की जाती थी। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी उनके ऑनर में बनवाए थे। रामायणा के सीन्स यहाँ पर इन मंदिर की दीवारों पर डिपिक्टेड होते हैं और जो जापानीज़ टेम्पल हैं यहाँ पर रामायण और महाभारत की स्टोरीज़ डिपिक्ट है। तो 8th सेंचुरी में जो ज़्यादातर जापानीज़ थे, जावा के रहने वाले लोग थे, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने बहुत सारी स्तूपास और मोनास्ट्रीज़ भी बनवाई। बोरोबुदुर स्तूपा जिसे शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, ये बहुत फेमस है। ये पूरे माउंटेन पर बना हुआ है। एक माउंटेन को 9 टेरेसेस में कार्व करके बनाया गया है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये मेन स्तूपा है। ये सबसे बड़ा स्तूप है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 436 इमेजेस हैं भगवान बुद्ध के और हर इमेज बहुत ही ब्यूटीफुली और सुपर्बली बनाया गया है, इसीलिए इसे 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। इंडिया एंड कंबोडिया के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हिंदू मर्चेंट ने कंबोडिया में अपना किंगडम सेटअप किया था। यहाँ पर कुंडिल्या की स्टोरी है जो कंबोडिया में सेटल हुआ। उसने एक प्रिंसेस से शादी की यहाँ पर और उसने वहाँ पर जिससे उसने शादी की उसने भी हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, कस्टम्स और मैनर्स को एक्सेप्ट कर लिया और अडॉप्ट कर लिया। उसका एग्जाम्पल जो है उनके जो कोर्टियर्स थे और दूसरे लोग थे उन्होंने फॉलो किया और उसने एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल विष्णु भगवान का टेम्पल बनवाया अंकोर वट में। और ये एक मास्टरपीस है आर्ट और आर्किटेक्चर का और ये वन ऑफ द वंडर है वर्ल्ड का, है ना। जो स्कल्पचर है इस टेम्पल के उसमें रामायण और महाभारत के एपिक सीन लिए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं। इस किंगडम में ब्राह्मणों को वर्शिप किया जाता था, हिंदू देवी देवताओं को की पूजा की जाती थी। जयवर्मन 127, यशोवर्मन और सूर्यवर्मन जो थे इस किंगडम के ब्रेव रूलर्स थे और सारे रूलर्स हिंदू थे, हिंदू नाम हैं सारे ये। ठीक है, तो इंडिया और कंबोडिया का इस तरह से रिलेशनशिप कांटेक्ट रहा है शुरू से। फिर है इंडिया एंड बोर्नियो। बोर्नियो भी एक हिंदू किंगडम था और मूलावर्मन इसका एक फेमस रूलर रहा है और वो एक ब्राह्मण था, इसीलिए वो ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करता था अपने कोर्ट में। और उनमें से एक बार जो शैलेंद्र डायनेस्टी वहाँ पर रूल जब करती थी बोर्नियो में, लेकिन फिर उन्हें चोलाज ने डिफीट कर दिया था, साउथ इंडिया के रूलर्स ने। चोला रूलर्स जो थे उस प्रोविंस को कीप नहीं कर पाए अपने पास लंबे समय तक क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था साउथ इंडिया से वहाँ का। तो लास्ट में ये जो आइलैंड है वो मुस्लिम्स के हाथ में चला गया। फिर है इंडिया एंड बाली। बाली एक हिंदू कॉलोनी थी और ये हिंदू कल्चर हमेशा यहाँ पर था, शुरू से ही था और हिंदू टेम्पल्स यहाँ पर
बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मुस्लिम ने यहाँ पर कनकैर किया, यहाँ पर कुछ कॉलोनीज़ उन्होंने इस रीजन पे अपनी बनाई, तो बाली के लोग जो थे यहाँ से भाग करके चले गए थे। तो वहाँ पर जो हिंदूज़ थे वो आज भी पुराने हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं जो उनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे, है ना। और हिंदू सेरेमनीज़ और वर्शिप को वो परफॉर्म करते हैं। आज भी हिंदू देवी देवताओं ब्रह्मा, शिव और गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू स्कल्पचर्स और एपिक्स जैसे कि रामायण है और जो दूसरे एपिक्स हैं उनको, वो भी वहाँ पर आज भी बहुत पॉपुलर है। और बालियन पीपल जो हैं वहाँ पर भी आज भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल है ना। फिर है इंडिया एंड सुमात्रा। सुमात्रा भी एक हिंदू किंगडम है और इस किंगडम के जो फाउंडर थे वो श्री विजय थे, इसलिए सुमात्रा को जो है श्री विजय भी कहा जाता है। और वो एक पल्लव प्रिंस थे इंडिया से। 5th से 10th सेंचुरी के बीच में सुमात्रा जो है वो इंडियन कल्चर का सेंटर बना और साथ ही बुद्धिस्ट लर्निंग का भी सेंटर था ये। इत्सिंग जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर था वो उसने इस कंट्री को विजिट किया था। फिर है इंडिया एंड बर्मा। बर्मा म्यांमार, है ना। हिंदूज़ ने बर्मा में अपनी कॉलोनी सेटअप की थी 1st सेंचुरी के पहले। अशोका के टाइम पर बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रीचर्स बर्मा को विजिट करने गए थे और वहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए बर्मा में जो लोग थे उन्होंने थेरावेदा को काफ़ी डेवलप किया जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ और टेम्पल्स बनवाए थे बुद्ध के ऑनर में। बाद में हिंदुइज़्म भी वहाँ पर स्प्रेड हुआ जो बर्मा के कुछ पार्ट में इस्टेब्लिश हुआ। फिर बाद में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी वहाँ पर बनाए गए। ब्रिटिश पीरियड के समय पर बर्मा इंडिया का ही पार्ट था 1935 तक, लेकिन फिर बाद में इसे सेपरेट कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत। फिर है इंडिया एंड चंपा और अनम। चंपा एक पावरफुल हिंदू किंगडम था इंडो चाइना में और वहाँ पर हिंदू कल्चर बहुत अच्छी मात्रा में प्रिवेल था। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वहाँ पर रहते थे। वहाँ के जो लोग थे वो भगवान शंकर की पूजा किया करते थे और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर कंबोजा के साथ फ्रीक्वेंटली वॉर हुए उनके, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने में जो है सफल रहे अपने एनिमीज़ के। और फाइनली जो है वो यहाँ पर मंगोल आ गए और मंगोलों के हाथ में ये चला गया। अमरावती जो है चंपा का कैपिटल था और ये संस्कृत लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। फिर इंडिया एंड सियाम। सियाम जो आज का थाईलैंड है वो इंडियन के कंट्रोल में आया लगभग 3rd सेंचुरी एडी में। सियाम के जो लोग थे वो इंडियन आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और लिटरेचर से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इवन आज भी बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट वहाँ पर हैं जो बहुत ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज जिन्होंने बनवाई हैं। रामायण और महाभारत की स्टोरीज़ आज भी इस लैंड में बहुत पॉपुलर है। फिर इंडिया एंड श्रीलंका। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेजेंट इनहैबिटेंट्स हैं श्रीलंका के उन्हें सिन्हालीज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि और उनका जो ओरिजिन है वो आर्यंस की ही पुराने एक ब्रांच से माना जाता है जिन्हें सिम्ह कहा जाता था, सिम्ह ट्राइब के जो थे, है ना। रेशियल एंगल से लेकर के जो सिन्हालीज थे श्रीलंका के वो आर्यंस, एंशिएंट इंडिया के आर्यंस का ही एक हिस्सा थे। प्राचीन भारत में इंडियन तमिलियन जो थे चोलास के समय पर उन्होंने श्रीलंका की तरफ स्वेर किया था और इंडिया ने अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस पूरे श्रीलंका में एक्सरसाइज किया अशोका के रीजन के टाइम पर, जब अशोका का सन और डॉटर वहाँ पर एक बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने गए। बुद्धिज़्म जो है हमेशा वहाँ पर डोमिनेंट रहा, फेथ लोगों का आज भी है बुद्धिज़्म में वहाँ के लोगों का। फिर इंडियन कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया, है ना। कल्चरल और ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट जो इंडिया के रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमेशा से रहे हैं, प्राचीन एंशिएंट टाइम से रहा है। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे जो राजा और लोग थे उनके नाम इंडियंस ही थे और बहुत बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन वहाँ पर संस्कृत और पाली भाषा में पाए गए हैं जो इन दोनों लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस को शो करता है इन एरियाज़ में।
मिशनरीज जो थे उन्हें भेजा गया था सेंट्रल एशिया में अशोका के थ्रू, और इन रीजन में बुद्धिज़्म भी बहुत पॉपुलर हुआ, और चाइना के बहुत सारे पार्ट्स में, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर है आज भी। अफ़गानिस्तान जो है बुद्धिज़्म का ग्रेटर सेंटर था, और गांधार आर्ट यहाँ पर बहुत फेमस था। बामिया पर जो लार्जेस्ट स्टैचू है बुद्धा की, वो लैंडमार्क है इस रीजन का, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के आज तक बुद्धिज़्म वहाँ पर कंटिन्यू रहा, और जो मेन रिलीजन था अफ़गान का वो बुद्धिज़्म ही था, अंटिल ये ओवर पावर हो गया था 8th सेंचुरी में इस्लाम के द्वारा। फिर इंडिया एंड अरब्स। इस्लाम के एम्बेरसिंग के बाद अरब जो था वो इंडिया के हाथ से चला गया, और सिंध और मुल्तान जो है को कैप्चर कर लिया था 712 AD में मुस्लिमों ने। लेकिन उनका जो एडवांस और जो चेक्ड था, जो पहले जो था वो राजपूतों के हाथ में था, ये राजस्थान के राजपूतों के हाथ में था अरब। वहाँ पर हालांकि सिंध रिटेन थे पहले भी, और नियरली 2 सेंचुरीज तक वहाँ पर वो रहे। भारत के इस पार्ट में इस्लाम जो है प्राइम रिलीजन के रूप में जाना जाता था। पहला जो प्राथमिक धर्म था वहाँ पर मुस्लिम इस्लाम ही था, और इंडिया के वेस्ट कोस्ट में इस्लाम को एक प्राइम रिलीजन के रूप में जाना जाता था। इंडिया के ईस्ट कोस्ट में अरब जो इस्टेब्लिश था, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग सेटलमेंट्स थे अरब के। यहाँ पर लोग बहुत ही शांतिपूर्वक रहते थे, और इंडियन वुमेन से शादियाँ भी किया करते थे। इंडिया के वेस्ट कोस्ट में जो अरब था, वहाँ से इंडियन ट्रेड होता था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। फिर इंडियंस लीडरशिप, जो जितना भी हमने ऊपर डिस्कशन पढ़ा है उसमें हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने लगभग 1500 सालों तक लोगों को रीजन के मैटर में, सिविलाइजेशन और कल्चर के मैटर में इन सभी क्षेत्रों के लोगों को हमेशा से गाइड किया है ना। डिसाइडली जो हमारे ये जो है हमारा जो कल्चर है इंडिया का, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, इन बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं इसके जिसको इन देशों के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड में गया। इंडिया का अपना धर्म है, फिलॉसफी है, लैंग्वेज है, इसका अपना स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है, सोशल कस्टम्स हैं, इसके अपने एथनिक्स हैं, और मोर्टेलिटी है, पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, आर्ट है, आर्किटेक्चर है। इंडिया का बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और जो हमारे कल्चर का लेवल था, रिलीजन का और फिलॉसफी का जो लेवल रहा था, वो इतना हाई था कि जो अब्रॉड के लोग थे वो भी इससे बहुत इम्प्रेस होते थे। उन देशों पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी गहरा रहा, ना केवल मिलिट्री कनकेस्ट से बल्कि डिप्लोमेसी में भी इंडिया सबसे आगे था, और साथ ही अपनी गुडविल, लव, ट्रुथ के कारण इंडिया ने एक स्पिरिचुअल और मॉरल लीडरशिप हासिल की थी इन कंट्रीज़ पर, और पूरे वर्ल्ड को पीस और ब्रदरहुड का मैसेज भी दिया था। ओके, तो इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर है इसमें हमने यही पढ़ा कि इंडियन कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है। एंशियंट टाइम से ही इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को कितना ज़्यादा लोग पसंद करते थे, कितना मानते थे, और उनको अपने जीवन में शामिल करते थे, है ना। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसने कल्चर और सिविलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड को लीड किया है, ठीक है। सो वी मस्ट प्राउड टू आवर कल्चर एंड civilization. Okay, so this chapter is finished here. Now write the terms given there, and I will send you the book exercise and question answer after that. Okay, listen the chapter very carefully and read it properly. Till then, goodbye, take care.